नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में जहाँ तक आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, वो थोड़ा वीडियो बड़ा बन गया था, इस वजह से जो है उसको वहीं पे कट कर दिया गया क्योंकि अपलोडिंग में थोड़ा दिक्कत होता है। तो अब वहीं से जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब जैसे नो लोड की कंडीशन में जो हमारा ईएमएफ होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज के क्या होता है, बराबर होता है, या फिर नो लोड वोल्टेज, और इसी को क्या बोलते हैं, नो लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज। ठीक है, तो इसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। नो लोड वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E0 से। ये हमारा क्या है, E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए E0 तो हमें पता चल गया, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक से ही हमें E0 पता चल गया, ठीक है। नहीं तो अभी फेजर डायग्राम से भी हमने निकाला, लेकिन ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक से ही तो हम E0 का मान ज्ञात किए हैं। जैसे फील्ड करंट बढ़ाएं, फिर E0 का मान मैक्सिमम तक क्या होगा, बढ़ा है, ठीक है। और ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक किसके जैसा प्राप्त हुआ था, BH लूप के जैसा क्या हुआ था, BH कर्व के जैसा क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था कुछ इस तरीके से। ये हमारा फील्ड करंट था और फिर ये हमारा क्या था, E0 था, और ये ऐसे बढ़ा था, ठीक है, ऐसे कांस्टेंट हो गया था, एकदम BH लूप के जैसा ही कैरेक्टरिस्टिक था। तो फील्ड करंट बढ़ाते चले गए तो फिर फुल मतलब रेटेड कंडीशन तक, ठीक है, फील्ड करंट की एक लिमिट तक जितना हमें बढ़ाना चाहिए उस लिमिट तक हमने बढ़ाया, और उस लिमिट पर हमने देखा कि E0 की वैल्यू कितनी आई है। किसके द्वारा माध्यम से देखेंगे, वोल्ट मीटर वहाँ पर कनेक्ट करेंगे, उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो E0 तो हमें पता चल गया। अब देखिए शॉर्ट सर्किट कंडीशन में हमें शॉर्ट सर्किट करंट का मान भी क्या हो गया, पता हो गया। अब E0 बराबर क्या होगा, E0 बराबर आपका तो ZS हो जाएगा और इंटू IASC। आपको पता है कि शॉर्ट सर्किट करंट को कौन ज्ञात किया है, एमीटर ज्ञात किया है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, समझ में आया। और ये क्या है, ZS क्या है, हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस है। ZS हमारा क्या है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस है, ठीक है। ZS का मान किसके बराबर होता है, अंडर रूट में RA का स्क्वायर प्लस XS का स्क्वायर होता है, समझ में आया। या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि RA प्लस JXS, इस तरीके से भी इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये ZS का मान होता है, समझ में आया। और XS बराबर क्या होता है, XS बराबर आपका XL होता है प्लस XA होता है। XA कहाँ से आया, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस है, जबकि XL क्या है, कॉइल का इंडक्टेंस के कारण जो रिएक्टेंस बना है वो है, इसे लीकेज रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं। XL क्या है आपका, XL बराबर लीकेज रिएक्टेंस, और XA बराबर आपका क्या है, आर्मेचर रिएक्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस। आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी रिएक्टेंस क्या होता है, डेवलप होता है। सिंपल सी बात है, आर्मेचर रिएक्शन जब होता है तो वोल्टेज में कमी आती है, भाई मेन फ्लक्स हमारा कम होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज कम होता है। तो वोल्टेज कम हो रहा है तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो किस में ड्रॉप हो रहा है, तो एक रिएक्टेंस मान लिया गया जिसे XA है, जिसे जो किस रूप में ड्रॉप हो रहा है, I इंटू XA के रूप में क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। इधर I इंटू XL होगा, I इंटू XA होगा, तो ये तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप ही दर्शाएगा ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस ड्रॉप हो गया, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से क्या होता है कि E0 बराबर आपका क्या होगा, ZS होगा इंटू आपका IASC होगा। तो यहाँ से ZS बराबर आपका ज्ञात हो जाएगा, E0 हमें पता है, IASC हमें पता है, तो ZS हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जब ZS ज्ञात हो जाएगा तो XS भी ज्ञात हो जाएगा। XS अभी हमें पता नहीं था, तो अब आपको पता है कि ZS बराबर होता है अंडर रूट में RA का स्क्वायर प्लस XS का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात, जब ZS पता हो गया, RA हमें पहले ही पता है। कैसे, क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस टेस्ट हमने किया है, तो वहीं पर हमें पता हो गया है कि कितना है RA। तो XS देखिए न्यूमेरिकल के फॉर्म में हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, जैसे आपको बताना चाहिए उसी हिसाब से बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या
ये हमारा क्या हो गया, आपका एक्सेस हो गया। तो ये एक्सेस भी हमें क्या हो गया, ज्ञात हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए इस टेस्ट में कमी क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये कौन सा मेथड है, ईएमएफ और सिंक्रोनस इम्पीडेंस। देखिए सिंक्रोनस इम्पीडेंस अभी हमने निकाला और E0 भी हमने निकाला, तो वो ईएमएफ हो गया या फिर इसी को सिंक्रोनस इम्पीडेंस के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। दोनों हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। लेकिन ये मेथड जो है अच्छा मेथड नहीं है। इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, समझ में आया। तो ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो ऐसा क्यों आ रहा है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अभी देख लेते हैं कि ये कौन सा मेथड है, इसमें क्या एरर है, इसके बारे में जानते हैं। जो मेन चीज़ आपको लिखना है, अब जो मैं बता रहा हूँ केवल उसको ही लिखना है, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जानने के लिए वो सारी चीज़ें हमने आपको क्या कर दी, बता दी कि ये भी। अब देखिए आगे जो भी आपका मतलब मेथड आएगा सब में उन सब टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, केवल पोटियर ट्रायंगल मेथड में नहीं पड़ेगी, बाकी सब में पड़ेगी। बाकी एक और है तो उसी में पड़ेगा। ठीक है, यह मेथड एक्यूरेट नहीं है, यह मेथड एक्यूरेट नहीं है, समझ में आया। यह मेथड एक्यूरेट नहीं है, इसलिए यह पेस्टिमेस्टिक मेथड पेस्टिमेस्टिक मेथड कहलाता है। पेस्टिमेस्टिक मतलब निराशावादी। क्या है, निराशावादी। ठीक है, निराशावादी का मतलब है कि इसमें वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू ज़्यादा आती है, तो ये निराशावादी ही है। तो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। ठीक है, इस टेस्टिक में रिजल्टेंट प्रायः रॉन्ग आता है। इस टेस्ट में रिजल्ट प्रायः रॉन्ग आता है। देखिए जो आना चाहिए वो नहीं आता है, उसका कारण क्या है आगे बताते हैं। इस मेथड में RA का मान अधिक लिया जाता है। मेथड में RA का मान अधिक लिया जाता है। इस मेथड में RA का मान अधिक लिया गया। देखिए AC के केस में हमारा रेजिस्टेंस का मान जो है 1.2 ऑफ DC का था। ठीक है, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होगा तो I इंटू RA का ड्रॉप भी तो ज़्यादा होगा। तो जब ड्रॉप ज़्यादा होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन की भी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ठीक है, ये चीज़ है। तो इस मेथड में जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, अधिक लिया जाता है। इस एक्सेस को कांस्टेंट मान लिया जाए। इसमें जो है, इसमें एक्सेस मतलब सिंक्रोनस रिएक्टेंस को कांस्टेंट मान लिया जाता है। सिंक्रोनस रिएक्टेंस जिसे कोष्ठक में XS से रिप्रेजेंट करते हैं को कांस्टेंट मान लिया जाता है, कांस्टेंट मान लिया जाता है। समझ में? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है सिंक्रोनस रिएक्टेंस को हम लोग कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में कांस्टेंट होता नहीं है।
वास्तव में कांस्टेंट जो है नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आती है वो रॉन्ग वैल्यू आती है, रिजल्ट जो है गड़बड़ आता है। हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होता है, वेरिएबल होता है। लेकिन वास्तव में एक्सेस का मान कांस्टेंट नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। मतलब एक्सेस का मान यहाँ पे मान लिया गया एक्सएल प्लस एक्सए मान लिया गया, समझ में आया। जबकि अन्य मेथड में ऐसा नहीं है, अन्य मेथड में ऐसा नहीं है। फलस्वरूप एक प्रकार से अगर देखा जाए तो एक्सएल का मान यहाँ पे ज़्यादा ले लिया गया है। कैसे? क्योंकि यक्स यस बराबर होता है यक्स यल और प्लस जो है यक्स आपका ए, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, ठीक है। देखिए अगला मेथड क्या है, उसमें एक्सएल को नगण्य मान लिया गया। कारण क्या है? उसमें एक्सएल को नगण्य मान लिया गया, कारण तो उसी मेथड में आपको बताया जाएगा। लेकिन उसमें आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस जो है, आर्मेचर रिएक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि यक्से का मान इसकी मतलब यक्से जो है इसकी भरपाई कर देता है, समझ में आया। तो उस समय जो है वोल्टेज ड्रॉप केवल यक्से के कारण होता है, एक्सएल के कारण नहीं होता है। वो अगले मेथड में आपको हम बताएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन इसमें जो है दोनों को ऐड किया गया है। जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो सिंपल सी बात है ज़्यादा एक्सेस का मान आएगा। फलस्वरूप अगर देखा जाए एक तो वेरिएबल भी है प्लस ज़्यादा है, कांस्टेंट नहीं है, ये समझ लीजिए, ठीक है। कांस्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे जैसे आप करंट फील्ड करंट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो शॉर्ट सर्किट करंट हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। शॉर्ट सर्किट में बढ़ेगी उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, एक्सेस भी क्या होगा, चेंज होगा। समझ में आया। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में असंतृप्त टेस्ट में अनसैचुरेटेड होने के कारण जेडीएस का मान अधिक आता है। जेडीएस का मान अधिक आता है। जेडीएस क्या है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो जेडीएस का मान क्या होता है, अधिक होता है। जब जेडीएस का मान क्या होगा, अधिक होगा, तो आई इंटू जेड क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन का मान बढ़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, जब एक्सेस का मान बढ़ेगा तो जेडीएस का मान बढ़ेगा, तो आई इंटू जेड का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। और इस मेथड में आर्मेचर रिएक्शन का मान, इस मेथड में आर्मेचर रिएक्शन सैचुरेशन के न्यून मान पर अधिक प्रभावी रहता है। जब आर्मेचर रिएक्शन अधिक प्रभावी रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस का मान क्या होगा,
इंक्रीज होगा। जब XA का मान इंक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है, जब XA का मान इंक्रीज होगा तो XS का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ZS का मान अपने आप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, XS बराबर होता है XL प्लस XA और Z बराबर होता है आपका ZS बराबर होता है आपका RA प्लस जो है XS होता है। ठीक है, यहाँ पर J होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पेसिमिस्टिक मेथड है, निराशावादी है, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है, ज़्यादा आती है। जो भी रिजल्ट आता है ना वो रॉन्ग आता है। ठीक है, ये आपके समझ के चलिए। तो अभी जो लास्ट में ये पॉइंट आपको लिखवाया गया, यही सब पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने हैं। आपको इतिहास नहीं छापना है ओपन सर्किट का, आर्मेचर रेजिस्टेंस टेस्ट का, उसके बाद शॉर्ट सर्किट टेस्ट का, ये सब आपको जो है इतिहास वहाँ पर नहीं छापने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए MMF मेथड आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे।